हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल शिक्षा। मैं हूं आशका सिन्हा और मैं आपको सोशल साइंस यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डेमो लेक्चर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभिमन्यु बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जो आपको CHS एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला है। तो ये डेमो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप ये जान सके कि जिन टीचर्स पे आप भरोसा कर रहे हैं अपनी CHS एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे कि आप क्लास 8 की NCERT को अगर देखते हैं तो वहां पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। तो उसी में से एक चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपका आखिरी चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो क्या हम लोग पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पे देखने वाले नहीं, एक लेक्चर में तो कवर होगा नहीं, बाकी आप हमारे बैच में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक है, महात्मा गांधी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं आज जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पहले से पता है, तो ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है, तो हम लोग को जहां से काम है वहीं से स्टार्ट करने वाले। तो महात्मा गांधी बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ऑफ कोर्स जो सबको पता है, और इनकी डेथ कब होती है, जनवरी 30, 1948। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक पर्सन के बारे में जब आप जानते हैं तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। अब महात्मा गांधी थे कौन, तो महात्मा गांधी एक कह सकते हैं लॉयर थे, बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे, लेकिन जब इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये जुड़ते हैं तो ये एक पॉलिटिशियन या फिर आगे जाके सोशल रिफॉर्मर या सोशल एक्टिविस्ट भी बनते हैं। ठीक है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड करते हैं, क्योंकि जब आप इंडिया की आजादी के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तब आप गांधी जी का नाम ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं ना, हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं गांधी जी को, तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब ये आते हैं इंडिया में इनके आने से पहले नेशनलिज्म या फिर कहे राष्ट्रवाद वो कुछ अलग तरीके से चल रहा था, मतलब सिमिलर तो था, लेकिन इनके आने के बाद एक टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री में, खासकर इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न जो पार्ट है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी आते कैसे हैं और उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले अगर जाने तो महात्मा गांधी जाते कब, मतलब अगर ये इंडिया से ही थे तो ये इंडिया वापस कैसे आ रहे, मतलब पहले गए होंगे, तो ये गए थे इंडिया से बाहर 1893 में। ठीक है, कब जाते हैं, 1893 में। ये बैरिस्टर रहते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लॉयर थे बाय प्रोफेशन। तो ये 1893 में जाते हैं और आते हैं 1915 में। ठीक है, 1915 में ये वापस आते हैं। तो क्या दोनों में सिनारियो सेम होगा बाबू, 1893 में कांग्रेस को बने हुए कितने, 1885 में कांग्रेस फॉर्म होती है, तो कुछ ही साल हुए थे, मतलब एक डिकेड भी नहीं हुआ है कांग्रेस को फॉर्म हुए हुए। लेकिन 1915 में जब आते हैं तो बहुत साल हो चुके हैं कांग्रेस को बने, बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च भी हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट लोग ने किए थे। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुआ था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तब उस समय तक सिनारियो काफी चेंज हो चुका था, लोगों को पता चल चुका था नेशनलिज्म के बारे में और जो उससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और आते कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, he led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions। अब क्या साउथ अफ्रीका गए थे तो क्या वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ बैरिस्टर की प्रैक्टिस की थी या जो भी इनका काम हो वो नहीं, इन्होंने वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट किया था। ठीक है, क्या किया था, सत्याग्रह मूवमेंट किया था। अब वहां क्यों किया था, वहां भी कोई रीजन होगा ना। तो वहां पे भी जो इंडियंस थे ना, उनके साथ रेसिज्म किया जाता था। रेसिज्म समझ में आता है, रेस वर्ड से मतलब है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वहां पे भी, इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग इंडिया की बात करें, तो वहां पे रेसिज्म जो इंडियंस के साथ होता था या वहां पे सफर कर रहे थे इंडियंस लोग, उनके कारण भी इन्होंने नॉन वायलेंट मार्चेस, सबसे बड़ी चीज है गांधी जी के बारे में कि इन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो किया है। ठीक है, अब देखते हैं जब इंडिया आते हैं 1915 में, ठीक है, जनवरी में आते हैं, हालांकि इतना डिटेल जानना जरूरी नहीं, लेकिन एक रेलेवेंस के लिए जान लेते हैं, जनवरी 1915 में कौन आते हैं, महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। अब क्या होता है, इनके गुरु जो होते हैं, पॉलिटिकल गुरु,
ठीक है, अलग अलग टाइप के गुरु होते हैं। पॉलिटिकल गुरु की बात करें तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने ही इनको बुलवाया था। अब उन्होंने इनको एडवाइस दी कि आप 1893 में गए थे, 1893 में गए थे, और जब गए थे इंडिया का सिनारियो काफी डिफरेंट था, और जब आप वापस आ रहे हैं तब सिनारियो काफी डिफरेंट है। तो आप पहले अपने देश को जान लीजिए, तभी तो आप मूवमेंट करेंगे। आपको अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर आप कैसे उसके बारे में कर सकते हैं? तो इसीलिए 1915 से 1 साल तक ये जो है इंडिया में ट्रैवल करते हैं, लोगों को समझते हैं, इधर उधर जाते हैं, यहाँ की कंडीशंस को समझते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशंस हो, इकोनॉमिक कंडीशंस हो, या फिर सोशल कंडीशंस हो। तो इसीलिए फिर वो 1 साल तक ट्रैवल करते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये डायरेक्ट आया मूवमेंट, जो आपके, अगर हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं तब। लेकिन ऐसे बीच में क्या होता है? बीच में होता है फरवरी 1916। ठीक है, बीच में एक चीज आती है फरवरी 1916, जब BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो होती है उसका इनॉग्रेशन में इनको बुलाया जाता है। ठीक है, किसको? महात्मा गांधी को। क्यों बुलाया जाता है? उस समय तक तो इन्होंने ऐसा कुछ इंडिया में किया नहीं था। साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने चीज की थी उस चीज के लिए इनको बुलाया जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और फिर ये स्पीच देते हैं वहां पे, बहुत इंप्रेसिव स्पीच देते हैं, और नेशनलिज्म का रियल मीनिंग लोगों को समझाते कि आप ये जो अमीर लोगों की चीज बना दी है नेशनलिज्म को, ये एक्चुअल में जो बड़ी पॉपुलेशन है, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनके रिलेटेड अगर आप नेशनलिज्म को करते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं, तो फिर नेशनलिज्म जो है वो ज्यादा उभर के दिखेगी हमें, किसके? ब्रिटिश के सामने। तो 1916 में वो BHU में स्पीच देते, और इसी साल के दिसंबर महीने में, ठीक है, उसकी अराउंड इनको एक पेजेंट मतलब होता है फार्मर, एक पेजेंट जिनका नाम होता है पंडित राजकुमार शुक्ला, वो इनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं। कहाँ पे बाबू? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में इनको इनवाइट किया जाता है। सत्याग्रह तो इन्होंने किया था। चंपारण में इनवाइट क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पे ब्रिटिश जो है इंडिगो कल्टीवेशन को लेके इनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटिंग नेचर के साथ पेश आ रही थी। मतलब क्या है? मतलब उनको कह दिया गया था कि आपको इंडिगो ही उगाना है। ठीक है, इंडिगो ही आप उगाइए, और कुछ मतलब फूड क्रॉप उगाइए, लेकिन एक पार्ट आपको इंडिगो ही उगाना होगा। हम लोग बहुत ऐसे सत्याग्रह को देख रहे हैं तो एक फ्लो के साथ समझते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आराम से समझना। तो 1917 में महात्मा गांधी जाते हैं, और फिर जाते हैं चंपारण, सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया गया था? चंपारण में। लेकिन सत्याग्रह शब्द का प्रयोग हम लोग कह सकते हैं कब किया गया था? जब आगे रूलेट एक्ट होता है, रूलेट सत्याग्रह, तो वहां पे ऑफिशियली सत्याग्रह वर्ड का यूज होता है। तो फिलहाल हम लोग समझेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में होती है, और वहां पे जो प्राइस कम थे इंडिगो के, वो बढ़वाने में मदद करते कौन? महात्मा गांधी। फिर आते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये दोनों ही इनके होम स्टेट गुजरात में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है बाबू? गुजरात में। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है, अहमदाबाद सत्याग्रह भी 1918 में होता है। उसमें क्या होता है? खेड़ा सत्याग्रह में वही पेजेंट जो है वो टैक्स वगैरह के लिए, और अहमदाबाद में वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन कि बहुत घंटे काम करा रहे हैं आपसे, मान लीजिए 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन वो और देर तक काम करवा रहे हैं। तो इन रीजंस की वजह से 3 जगहों पे सत्याग्रह होते हैं। तो क्या महात्मा गांधी को जो चाहिए था नेशनलिज्म, वो इनको मिलता है? नहीं, महात्मा गांधी अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगता था कि लोकल है। लोकल क्या है? कि एक एरिया तक ही फैले हुए, कि जैसे आप चंपारण में है तो वो बिहार तक ही फैला है ना, उसके बाहर तो आप जान ही रहे हो। अहमदाबाद और खेड़ा तो गुजरात का ही पार्ट है, जो इनका होम स्टेट हुआ करता था। तो अब आगे क्या होता है? आगे ये देखा जाता है कि इनको एक मौका मिलता है, किसको? महात्मा गांधी को, और वो होता है रूलेट एक्ट, जो कि ब्रिटिश जो है वो लॉन्च करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखते हैं तो द रूलेट सत्याग्रह, जैसे हमने 3 सत्याग्रह पढ़े, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। अब हम लोग देखते हैं रूलेट सत्याग्रह के बारे में, जिसने पहली बार पूरे इंडिया को एक साथ लाया था। महात्मा गांधी के बारे में ऐसे भी लोग पहले से जान रहे थे, लेकिन अब पूरा इंडिया उनके अंडर में, मतलब उनकी बात मान रहा था थ्रू दिस रूलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो अब पहले समझते हैं हुआ क्यों था। तो रूलेट सत्याग्रह में रूलेट नाम आ रहा है ना, तो ये जो रूलेट नाम है ये एक एक्ट आया था। ठीक है, रूलेट एक्ट आया था बाबू 1919 में। अब जो वॉर चलती है ना, वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे एक एक्ट आया हुआ था, जिसके अनुसार अगर आपको किसी पे डाउट होता है तो आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ने रूल लाया हुआ था कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ सेंसरशिप लगा सकते हैं कि हर चीज कोई पोस्ट या मतलब प्रिंट नहीं कर सकता न्यूज़पेपर में। तो वो वॉर के टाइम पे सही लग रहा था। अब इंडिया ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था वॉर के टाइम पे, मतलब ब्रिटिश इंडिया थी,
इंडिया ब्रिटिश के अंडर थी, तो ब्रिटिश अगर वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन सोल्जर्स को वो अपने साथ लेके जाएगा वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करने के लिए। तो ऐसा हुआ भी था। इवन जो पंजाब के लोग थे ना, वो सबसे ज्यादा गए थे। तो इन लोग को लगा था कि भाई अब वॉर खत्म हो चुकी है, हम लोग को कुछ अच्छा चीज मिलनी चाहिए, अच्छी चीज, मतलब एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, या रिवॉर्ड नहीं मिल सकते तो हमारे साथ ऐसा जुल्म करना ही बंद कर दो। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने उस एक्ट को चेंज करके रूल इट एक्ट ले आया 1919 में, और उसमें भी सेम चीजें थी कि अगर किसी पे डाउट होता है, या मतलब किसी को भी सिंपल से समझो, किसी को भी डिटेन कर सकते हो, ठीक है, और अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब जब तक मन उसको जेल में रख दिया। अगर उनको लग रहा है, मतलब अगर ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से देखे तो उनके लिए तो अच्छा था, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया, न्यूज़पेपर में कुछ उसके खिलाफ छप नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज थी ब्रिटिश के लिए, लेकिन इंडियंस के लिए ये एक ऑप्रेसिव एक्ट था, ठीक है। कौन सा? रूल इट एक्ट 1919 में। तो इसमें क्या होता है, गांधी जी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती। अब क्या दिखती है अपॉर्चुनिटी? कि ये एक ऐसा एक्ट है जो पूरे इंडिया में, अब इस एक्ट के खिलाफ अगर वो आवाज उठाते तो पूरा इंडिया एकजुट होगा, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन सिर्फ चंपारण तक सीमित था। लेकिन अब ये जो एक्ट आया है ये पूरे इंडिया को कवर कर सकता है, तो फिर वो रूल इट सत्याग्रह जो है, रूल इट एक्ट के खिलाफ शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑपोजिशन टू दिस एक्ट। मतलब गांधी जी सिंपल से कहते हैं 6 अप्रैल को हम लोग इसको नॉन वायलेंट ऑपोजिशन इस दिन पे किया जाए, ठीक है, इस दिन को ऐसा मनाया जाए, नॉन वायलेंट ऑपोजिशन, ठीक है, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल। मतलब अगर आप समझे था गांधी जी के पर्सपेक्टिव को, तो वो कभी भी वॉयलेंस नहीं चाहते। उनका मानना है कि आप सामने वाले का, जैसे अगर आप एग्जांपल से समझे कि किसी ने आपका पेन छीन, ठीक है, अब पेन छीन लिया तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक महात्मा गांधी जो फॉलो करते और एक जो दूसरा नॉर्मल इंसान या जनरल जो लोग हैं वो फॉलो करेंगे। एक तो है कि आप उससे जाकर छीन लो, ठीक है, आपने उससे जाके पेन छीन लिया, लेकिन बात तब तक ही होगी जब तक वो आपसे कम ताकतवर हो। अगर वो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप उससे पेन नहीं छीन सकते, है ना। तो इसीलिए गांधी जी क्या समझते हैं कि इसमें ऐसा करो कि इसके सामने जाकर बैठ जाओ, है ना, अगर वो घर में रहता है उसके घर के सामने जाकर बैठ जाओ। मतलब ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल इनप्रैक्टिकल, लेकिन हम लोग ऐसे देख सकते हैं समझने के लिए बस। तो वो आपको रोज देखेगा, उसको अगर अवेयर कराओगे, उसको ये एहसास दिलाओगे वो गलत कर रहा है, तो इसी को कहते हैं सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह, ठीक है। तो वो वही करना चाहते थे कि कोई वायलेंस ना हो, आप नॉन वायलेंस से सारी चीजें करो, ठीक है। In April 1919, there were a number of demonstrations and हड़ताल्स in the country and the government used brutal measures to suppress them. अब क्या गवर्नमेंट शांत बैठे कि नहीं, अलग अलग जगह सत्याग्रह जो है वो शुरू होने लगे। गांधी जी की बात मानकर लोग जो है वो आगे आने लगे, लेकिन गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने इसको सप्रेस किया बहुत ब्रूटली मतलब होता है क्रूरता से, काफी, मतलब कोई दया का भाव नहीं दिखा है यहाँ पे। अब क्या होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना इसका जालियनवाला बाग एट्रोसिटीज, ठीक है, जालियनवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था या फिर नरसंहार हुआ था, याद होगा 13 अप्रैल को होता है, 13 अप्रैल 1919। क्या हुआ था इस दिन जो है एक जालियनवाला बाग है अमृतसर में, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, दो चीजें होती, कुछ लोग वहां पे बैसाखी सेलिब्रेट करने गए होते इस टाइम पे जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, और कुछ लोग जो है दो लोगों के अरेस्ट पे प्रोटेस्ट करने गए थे। किन लोगों को अरेस्ट किया गया था? एक सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। तो दो लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और दो लोग जो है वो क्या कर रहे थे, मतलब दूसरी तरफ कुछ लोग जो थे वो बैसाखी मना रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो रोलेट सत्याग्रह और इसको सप्रेस किया जा रहा था, इस कारण से एक जनरल डायर होता है, यहाँ लिखा भी है, वो ऑर्डर दे देता है गोलियां चलाने का, आपने ऐसे पढ़ा होगा, और वो गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है। अंधाधुंध फायरिंग होती है, मतलब किसी का ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब ऐसा मारो कि सारे ही मर जाए। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान जाती है, लेकिन ब्रिटिश जो है बहुत कम नंबर्स दिखाती है कि बहुत कम लोग जो है उनकी जान गई है, और बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लोग जो है इंजर्ड हुए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट डेटा छुपाती है ना, तो उस समय पे तो वो और ऑपरेसिव सरकार थी, तो वो तो और डेटा छुपाएगी। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing the knighthood. और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात से, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था इससे वो इतने मतलब नाखुश हुए थे कि उन्होंने अपना जो नाइटहुड टाइटल है ना, जो ब्रिटिश ने इनको दिया था, ये नाइटहुड टाइटल क्या होता है, ये कह सकते हैं एक सम्मान है तो दिया जाता है जो बहुत अच्छे सर्विस करता है, ये बहुत यूनिक होता है अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है,
तो नाइटहुड टाइटल दिया गया था उनको, जो इन्होंने वापस लौटा दिया था। ठीक है, अब आगे जानते हैं आगे क्या हुआ था। अब आते हैं खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जब ये जालियनवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं। मतलब उसी से जोड़ के, जैसे आप आगे देखेंगे कि दांडी मार्च होता है, उससे फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है, वैसे ही रूल एट सत्याग्रह से क्या शुरू होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आप नाम से समझेंगे नॉन कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन करना मतलब एक दूसरे का साथ देना। मतलब अगर कोऑपरेशन है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस के बीच में तालमेल बैठा है, लेकिन अगर हम नॉन कोऑपरेशन बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम लोग को वो हटाना है, बॉयकॉट करना है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देना। तो अब मेन चीज क्या कही थी महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के बारे में कि ब्रिटिश यहाँ पे रूल ही कर पा रही है इसीलिए क्योंकि हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग कोऑपरेट करना बंद कर दे तो फिर उसकी सरकार चली जाएगी, 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। स्वराज मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल, है ना, मतलब हमारा रूल, हम इंडियंस का रूल जो यहाँ पे इस धरती के है। अब क्या होता है कि जैसे जो गांधी जी ने ये बात कही उसको अगर समझने के लिए एक एग्जांपल ले तो मान लेते हैं एक राजा है, वो रूल कर रहा है, तो राजा तो तभी तक राजा है ना जब तक प्रजा उसको राजा मान रही है। मान लेते हैं किसी ने कुछ गड़बड़ की, उसको दरबार में पेश किया गया और राजा ने कहा इसको बंदी बना दो, या उसने जो आरोपी है उसने राजा के साथ बहस कर लिया, उसको राजा मानने से इनकार कर दिया, तो अब वो राजा क्या गुस्सा होगा और सैनिक को बुलाएगा कि इसको ले जाओ। अब सैनिक ने भी मना कर दिया उसको राजा मानने से, तो वो किसको बुलाएगा, मान लेते हैं मंत्री को, और हायर पोजीशन वाले को बुला लिया, सेनापति को बुला लिया, उसने भी मना कर दिया, मंत्री को बुलाया उसने भी मना कर दिया, तो अब कोई राजा उसको मान ही नहीं रहा तो वो राजा रहा कहाँ। तो वही चीज गांधी जी ने कही कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया पे इसीलिए रूल कर पा रही है क्योंकि हम लोग अब तक उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आप कोऑपरेशन छोड़ दीजिए, आप टैक्स मत दीजिए, आप बॉयकॉट कर दीजिए, इनके सामान मत खरीदिए जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, तो फिर ये लोग जो है वो खुद ही चले जाएंगे, हमें स्वराज मिल जाएगा। अब एक और चीज है ना यहाँ पे, खिलाफत एजिटेशन। खिलाफत मूवमेंट क्या था उसको भी समझते हैं। खिलाफत मूवमेंट जो है वो इंडिया में शुरू किया गया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ही चल रहा था ऐसे एक चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंडिया में हुआ था। कौन सा, खिलाफत मूवमेंट। अब पहले समझते खिलाफत मूवमेंट को लीड किसने किया था, तो 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों किया गया था, अब ये इसीलिए किया गया था ना क्योंकि टर्की से जो है ब्रिटिशर्स ने एक बहुत हैश ट्रीटी, मतलब ऐसा हुआ था ना कि इनके जो होली लैंड से मानते हैं वो छीन लिया गया था। इनके जो खलीफा होते जिनको इंग्लिश में कैलिफेट कहते हैं, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो जो लोग आए उनको जो है एक तरह से उत्तराधिकारी मान के फिर वो खलीफा होते हैं, इनके कैलिफा मतलब एक रूलर होते हैं जिनको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो वही किया गया था यहाँ पे, उनके पास छीन लिए गए थे, बहुत सारे इनके लैंड पे कैप्चर करने की ट्रीटी थी वो ब्रिटिश ने जो करवाई थी। तो इसीलिए लोग गुस्सा होते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स है वो गुस्सा हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है उनको उससे। और खासकर इंडिया में जो 2 भाई थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू किया था। अब ये जो दोनों मूवमेंट है ना, अब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आपस में जुड़ जाते हैं। गांधी जी इस पे काफी ज्यादा ट्राई करते हैं क्योंकि गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगती है हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की। क्योंकि अगर होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, तो वैसे ब्रिटिश हम दोनों के दुश्मन थे। खिलाफत आंदोलन वाले भी ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे थे और नॉन कोऑपरेशन वाले भी, तो क्यों ना दोनों को एकजुट कर दिया जाए और ब्रिटिश को और ज्यादा काउंटर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो गांधी जी उनके कॉल को सपोर्ट करते हैं। कॉल मतलब होता है ना वो जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो जो चीज मांग रहे थे कि हम लोग को ये टर्की में जो ऐसा कर रहे हैं या कैलिफेट के साथ ऐसा किया जा रहा है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दोनों ने ही ये जो जालियनवाला हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसके खिलाफ कहा कि हाँ ये चीज गलत हुई थी, दोनों ने ही ये एक्सेप्ट किया और फिर दोनों ने मिलकर स्वराज को मांगना शुरू कर दिया। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम तो इंडिया में ही रह रहे थे ना, तो दोनों को ही स्वराज मिलेगा, अलग चीज तो है नहीं। Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, Rajgopalachari, Asif Ali give up their practices. British titles were surrendered and legislatures boycotted. अब इस मूवमेंट के अंदर में हुआ क्या, तो बहुत सारे जो लॉयर्स थे, मतलब अगर सारे तबके के लोग के बारे में जाने तो जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया, अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ठीक है, ब्रिटिश टाइटल्स जैसे जैसे नाइटहुड जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था उन्होंने लौटा दिया।
तो वैसे ही बहुत सारे जो ब्रिटिश टाइटल्स अलग अलग लोगों को मिले थे उन्होंने वो लौटा दिया। और लेजिस्लेचर्स जहाँ लॉ वगैरह बनते हैं आप जानते हो उस समय ब्रिटिश के टाइम पे, उसका भी बॉयकॉट कर दिया। फॉरेन गुड्स खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब बंद कर दिया, सॉरी। बॉनफायर होता है ना कि एक जगह पे इकट्ठा किए सारे जो ब्रिटिश के कपड़े और उस पर आग लगा दी कि चाहिए ही नहीं, है भी हमारे पास तो जला देंगे, ऐसा। फिर क्या होता है, द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। 1920 से 1922 के बीच में जो है वो सेल्स गिर गए थे, मतलब फॉरेन कपड़े जो आते थे वो ब्रिटिश के, वो इंडिया में काफी बिकते भी थे, क्योंकि खादी अगर हम लोग बात करें इंडियन क्लोथ्स की तो वो हाथ से बनते थे, तो महंगे होते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो लाते थे वो फैक्ट्री से बन के आते थे, तो वो काफी ज्यादा सस्ते होते थे, तो लोग खरीदते थे। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, मना कर दिया कि चाहिए नहीं, रखो अपने पास। बट ऑल दिस वॉज मेरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब क्या है कि ऐसे सेल्स में मतलब कुछ खास अंतर पड़ा नहीं उनका, कि टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब हो गया कि टिप आपको छोटी दिखती है कि अरे इतनी ही तो ऊंची है, लेकिन अंदर वो बहुत बड़ा होता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया। अब ही मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी से, ठीक है। अब ये मूवमेंट मैंने बताया नहीं, यहाँ पे 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1922 तक ही चलता है। रोलेट सत्याग्रह कब होता है बाबू, 1919 में। तो 1920 से 1922 तक चलता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब 1922 में ऐसा क्या होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसे हमें चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं, या चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा कहाँ है, तो यूपी में, गोरखपुर के पास, ठीक है। वहां क्या होता है, पुलिस स्टेशन के साथ झड़प हो जाती है। जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो हम लोग कह सकते हैं रेबल्स वगैरह थे या उनके मेंबर्स थे जो वो मूवमेंट कर रहे थे, तो झड़प में क्या होता है, पुलिस स्टेशन में आग लगा देते वो। और अराउंड मेरे हिसाब से 22 पुलिस वालों की जो है वहां पे डेथ हो जाती है, जिस कारण से गांधी जी को लगता है कि मैं तो नन वायलेंस को फॉलो कर रहा था, लेकिन मेरे मूवमेंट के नाम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, इतने लोगों की जान जा रही है। तो गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। अब बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को इस पे क्रिटिसाइज भी किया, क्यों, क्योंकि आप एक जगह पे वायलेंस हुआ, आपने पूरे देश को बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था आपके कारण, 2 साल में स्कूल छोड़े हुए थे बच्चे। अब अचानक से मूवमेंट बंद कर देते तो उनकी तो मतलब बर्बाद हुई ना, या जो जिन लॉयर्स ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। तो एक जगह के कारण पूरे देश में बंद करना, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने छोड़कर, हम लोग आगे डिटेल में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे, स्वराज पार्टी वगैरह बनी थी, क्योंकि वो लोग इलेक्शन चाहते थे ब्रिटिश के साथ कि हम लोग को भी मौका मिले काउंसिल में। तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे भी देखेंगे। तो ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते, आगे क्या होता है, आगे द हैपनिंग्स ऑफ 1922 एंड 1929। अभी तक हमने क्या देखा था, 1915 में महात्मा गांधी आते हैं, और अभी तक हम लोग 1922 तक देख चुके, ठीक है। 1915 में आए थे, 1922 तक देख चुके। एक मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया किया है महात्मा गांधी ने, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि रोलेट सत्याग्रह से ही शुरू हुआ था। और बाकी 3 मूवमेंट जो है वो लोकल सत्याग्रह हुए थे, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में तो वो करके आए ही थे। अब यहाँ बात करते बाबू 1922 से 29 के बीच में क्या होता है, क्योंकि उसके बाद हम लोग 1930 से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो पढ़ने वाले, जो कि 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले इसके बीच की बात समझ लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ, अब ये समझो 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया महात्मा गांधी ने, तो एक तरह से गांधी जी को देशद्रोही करार देकर 1922 में अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि अपने देश के लिए लड़ रहे थे और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देशद्रोही बना दिया। बताओ, तो ये होता है। अब 1922 में अरेस्ट होते हैं और इनको मतलब सजा होती है, मतलब आप तुरंत तो निकल नहीं जाओगे जेल से, ऊपर से ब्रिटिश वालों ने आपको डाला है जेल में, क्योंकि आप इतने बड़े लीडर उभर के सामने आ रहे थे धीरे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने डाला आपको जेल में, तो इनको सजा होती है। और इवन जो सजा जो जज इनको दे रहे होते वो भी कहते हैं कि अगर आपकी सजा किन्हीं कारण से कम हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया था एक टाइम पे, तो महात्मा गांधी को जेल में डाला गया था, और ये जल्दी छूट भी जाते, ठीक है। 1924 में ये छूट जाते जेल। क्या 1924 आते ही ये कुछ करते? जी नहीं। 1924 के बाद महात्मा गांधी 1928 तक कह सकते हैं, या 30 तक ही समझ लो, लेकिन 28 तक ये सोशल रिफॉर्मर बन के काम करते, क्योंकि इनको लगता है
कि अपने में ही कमी है तो दूसरों को पहले क्या दोष देना, अपने में ही कास्ट सिस्टम है। अगर ब्रिटिशर्स हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते, गोरे काले का भेद करते हैं या हम लोग को अनसिविलाइज समझते हैं, तो हम लोग भी तो वही करते हैं ना। हम लोग कास्ट सिस्टम पे बटे हुए, अनटचेबल्स है, उसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, उसको टच कर दिया, उसको देख लिया तो फिर हम लोग को नहाना पड़ेगा, जो भी फालतू की चीजें होती थी वो। तो वही जो है गांधी जी सोचे कि इसको पहले सुधारना होगा, जो विमेन के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ठीक करना होगा। तो ये सब चीजें गांधी जी यहाँ से 1924 से 1928 तक करते, कह सकते हैं 30 तक करते, ठीक है। ऐसे हालांकि बाद तक भी करते हैं, लेकिन अभी इनका फोकस इस चीज पे होता है। अब 1928 में बाबू दो चीजें होती, ध्यान से समझ। 1928 में दो चीजें होती, एक होता है बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह, और दूसरा है साइमन कमीशन, ठीक है। दोनों ही 1928 में होता है, लेकिन एक चीज याद रखना कि साइमन कमीशन बाबू 1927 में बनी थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश से आई थी, ब्रिटेन से आई थी, तो 1927 में ये बनी थी, लेकिन इंडिया में कब आई थी, 1928 में। तो अगर पूछा जाए साइमन कमीशन कब बनी थी, तो इसका आंसर 1927, और इंडिया में कब आई थी बाबू, तो 1928, ठीक है। अब क्या है, बरदौली सत्याग्रह का, अच्छा सत्याग्रह नाम सुन के लग रहा होगा ये तो गांधी जी ने किया होगा, लेकिन एक लौता, मतलब एक लौता नहीं कह सकते, ऐसे इन जनरल गए तो ये बरदौली सत्याग्रह ही है जो गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। फुल सपोर्ट था गांधी जी का कि हाँ आप करिए, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अब क्या होता है, ये किसने किया था, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि टाइम ज्यादा ना, ठीक है। सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल हालांकि इनका फुल नेम है। अब साइमन कमीशन की बात करें, अच्छा ये बरदौली सत्याग्रह जो है वो क्यों हुआ था, ये टैक्स इंक्रीज जो कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, उस कारण से हुआ था, इसको लीड किया था सरदार पटेल। साइमन कमीशन क्या थी, ये कमीशन आई थी बाहर से, जो आई थी लॉ बनाने के लिए इंडिया के लिए, है ना। इंडिया का लॉ बनाएंगे ये लोग, और फिर अच्छे से इंडिया को भापेंगे, आके घूमेंगे इंडिया में, फिर देखेंगे क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उस हिसाब से लॉ बनाती है कमेटी, ठीक है। अच्छी बात है, हाँ ठीक है भाई, तुम लोग अच्छे से इंडिया देखो और फिर लॉ बनाओ। लेकिन इसमें कमी क्या थी, इसमें कमी ये थी कि खाली व्हाइट लोग थे, ऐसा नहीं सिर्फ गोरे लोग थे, मतलब सिर्फ अंग्रेज थे इसमें, इंडियन कोई नहीं था। तो ये तो दिक्कत की बात है, बाहर वाले आके हम लोग का कल्चर नहीं समझते, वो हमारे लॉ कैसे बनाएंगे, तो ये भी बात है। तो इसीलिए हमने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, और क्या कहा था, साइमन गो बैक, बहुत अच्छे से स्वागत किया था, ये बोल के कि वापस चले जाओ, ठीक है। तो साइमन गो बैक कह के हमने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन इस प्रोटेस्ट में एक दुख भरी चीज ये हुई थी कि जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो लाला लाजपत राय, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, आपने नाम भी सुना होगा, लाल बाल पाल में, तो लाला लाजपत राय की यहाँ पे डेथ हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाठी चार्ज किया गया था, और लाठी चार्ज में उनके सर पे बहुत जोर से चोट लगती है, वो इंजर्ड हो जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हुई थी 1928 में, तो ये आपको याद रखना। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पे हैपनिंग्स है। तो हमने ये तो समझ लिया महात्मा गांधी ने सोशल रिफॉर्मर के तौर पे काम किया, फिर क्या है बरदौली सत्याग्रह 1928 में और साइमन कमीशन। अब अगली चीज होती है 1929 में लाहौर का सेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाहौर का सेशन, तो उसको देखते हैं। इसमें जो है बाबू वो तीन चीजें हुई थी, 1929 में हुई थी, ये तो याद ही रहेगा। तो पहली चीज ये हुई थी कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बन गए थे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और ये एक चीज को दर्शाता है कि अब यूथ पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आप जैसे फोटो में देखते हो वैसे तो हमेशा नहीं लगते ना, मतलब वो भी एक यूथ होंगे किसी टाइम पे, तो उस समय ये क्या थे, यूथ थे। और ये पता चलता है कांग्रेस की प्रेसिडेंसी जो है वो यूथ को जा रही है, मतलब जो यंगर जनरेशन है उनके पास भी प्रेसिडेंटशिप जा सकती है। अब फिर आते हैं सेकेंड चीज ये हुई थी, यहाँ पे हमारा एक गोल बताया गया था, डेट इज पूर्ण स्वराज, कि पहले जैसे लोग थे ना, मतलब कांग्रेस में जो लोग हैं वो अक्सर मॉडरेट्स रहे। मॉडरेट्स कहने का मतलब हम लोग ऐसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मॉडरेट्स क्या होता है, दो तरह के लीडर्स थे।
पहले एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स क्या होते हैं, वो चाहते थे भाई तुम जाओ मत, कम से कम हमें हमारे देश में पावर तो दे दो, ये चीज मांगते थे। लेकिन अब यही मॉडरेट्स कह रहे थे नहीं भाई अब पावर भी नहीं चाहिए, अब पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और यही हम लोग का गोल होगा। ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि पूर्ण स्वराज किस सेशन में बताया गया, मतलब कहा गया था हमारा गोल है, तो वो आंसर होगा लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है। थर्ड कहा गया था कि अब से हर साल हम लोग 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन हमने एक चीज बना ली थी कि अब से हम लोग हर साल आजादी मनाएंगे 26 जनवरी को, जब तक कि हम लोग रियल में आजाद नहीं हो जाते। तो रियल में हम लोग कब आजाद होते हैं, 15 अगस्त 1947। तो ये 26 जनवरी को हम लोग जानते हैं रिपब्लिक डे मनाया जाता है इसी कारण से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमने उसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950, मतलब कुछ महीने वेट कर लिया और फिर 26 जनवरी को उसको ये किया। ठीक है। अब क्यों किया, क्योंकि इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, जो हमारा पहले इंडिपेंडेंस डे था वो अब हमारा रिपब्लिक डे हो चुका है। तो इसको जो है हम, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि क्या हुआ। अब इसके आगे क्या हुआ, अब इसके आगे जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अभिमन्यु बैच में। ठीक है, जो हमारा बैच है अभिमन्यु बैच, जो हम आपको CHS एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला है, तो उसमें हम लोग डिटेल में सारी चीज पढ़ेंगे। हम लोग NCERT भी कवर करेंगे, हमने एक्स्ट्रा हमारे GK का पार्ट, ठीक है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मिडाइवल हिस्ट्री हो गई, हर चीज पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसी चीज ना छूटे जो आपके CHS एग्जाम में आपके लिए हिंड्रेंस पैदा करे या फिर कोई बाधा लाए। ठीक है, तो ये जो चीज है मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो गांधी जी 1915 में आते हैं और 1929 तक क्या होता है, आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह होते हैं, और इसको जो है और ज्यादा डिटेल में हम लोग हमारे बैच में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप हमारा अच्छे से CHS एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत डिटेल में और बहुत प्रैक्टिस के साथ जो है, मतलब सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, क्वेश्चंस के साथ साथ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं वगैरह वगैरह, ताकि आप जाने कि आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कितना समझ में आ रहा है और आप उसको कितना समझ के जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तब आप उसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है स्कूल शिक्षा ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हमारे बैच में और वहां पे पढ़ते हैं हम डिटेल के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।